संध्या ने अपने हाथ में वो नीला पेन कसकर पकड़ रखा था। उस पेन पर बड़े सलीके से एस लिखा हुआ था। एस यानी संध्या। उसके पापा ने बड़े प्यार से कहा था, देखना बेटा, इसी पेन से तुम अपना एग्जाम लिखोगी और पूरे पुष्कर शहर में टॉप करोगी। संध्या की आंखों में चमक थी। उसे पूरा यकीन था कि आज का दिन उसके जीवन का सबसे अच्छा दिन बनने वाला है। वो मन ही मन सोच रही थी, 80, 85, 95, इससे कम तो आएंगे ही नहीं। आज पापा मुझे आइसक्रीम जरूर खिलाने ले जाएंगे। घर में भी हलचल थी। दूसरी तरफ गांव में सूरज की शादी की तैयारियां चल रही थी। हल्दी की रस्म की बात हो रही थी। भाभो इधर उधर दौड़ रही थी, काम संभालते संभालते परेशान हो रही थी। अरे चतुरी, बाजार से 1 दर्जन केले ले आ, और हाँ, नाई को भी बुला लेना। सूरज की हल्दी के बाद उसी से सर धुलवाएंगे। घर में हंसी मजाक, भाग दौड़ और खुशियों का माहौल था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में ये हंसी चीखों में बदल जाएगी। उधर शहर में अचानक टीवी स्क्रीन पर लाल पट्टी चलने लगी। पुष्कर शहर में 5 अलग अलग जगहों पर सीरियल बम धमाके। एंकर की कांपती आवाज सुनकर सबके होश उड़ गए। 21 लोगों की मौत, 140 से ज्यादा घायल, चारों तरफ अफरा तफरी। गोलप्याऊ चौराहे का नाम सुनते ही सूरज के घर में सन्नाटा छा गया। सूरज तो वहीं गया था सामान लेने, किसी ने कांपती आवाज में कहा। भाभो के हाथ से थाली गिर गई। हे भगवान, मेरे छोरे की रक्षा करना। वो रोते हुए दरवाजे की तरफ भागी। गांव के लोग भी घबरा कर इकट्ठा हो गए। कोई कह रहा था पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया है, कोई कह रहा था हालात बहुत खराब है। इधर कॉलेज में बैठी संध्या को भी खबर मिल चुकी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत पापा को फोन मिलाया, लेकिन हर बार एक ही आवाज, आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। उसके हाथ कांपने लगे। पापा तो कभी फोन बंद नहीं करते, आज क्यों? उसने दोबारा ट्राई किया, फिर ऑफिस का नंबर मिलाया, कोई जवाब नहीं। श्वेता, अपना फोन देना प्लीज। संध्या लगभग रो पड़ी, लेकिन हर बार वही नतीजा, नेटवर्क फेल, कॉल ड्रॉप, अजीब सी खामोशी। आखिरकार भाभी का फोन लगा। संध्या, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ भाभी, लेकिन पापा का फोन नहीं लग रहा। भाभी ने उसे समझाया, घबराओ मत, ऐसे वक्त नेटवर्क की दिक्कत हो जाती है, सब ठीक होगा। तभी बड़े भैया की आवाज़ आई, संध्या तुम कॉलेज में ही रुकना, मैं अभी आ रहा हूँ, हम दोनों मिलकर मम्मी पापा को ढूंढेंगे। संध्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में डर घर कर चुका था। बाहर एम्बुलेंस की आवाज़ें गूंज रही थी, लोग भागते हुए दिखाई दे रहे थे। कोई रो रहा था, कोई अपने अपनों को ढूंढ रहा था। उधर गोलप्याऊ चौराहे पर धुआं ही धुआं था। घायल लोगों को टेम्पू में डालकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। कोई चिल्ला रहा था, जल्दी करो, इनकी सांसें रुक रही हैं। एक आदमी लहूलुहान हालत में सड़क किनारे पड़ा था। किसी ने उसका फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, संध्या कॉलिंग। उस आदमी ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। हेलो पापा, पापा कहाँ हैं आप? मम्मा ठीक तो है ना? दूसरी तरफ से अजनबी आवाज़ आई, देखिए आपके पिताजी बम धमाके में घायल हुए हैं, मैं उन्हें भगवती अस्पताल लेकर आया हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। संध्या की सांस जैसे रुक गई। क्या? पापा को क्या हुआ? मम्मा कहाँ है? लेकिन कॉल कट चुकी थी। संध्या की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। भैया ने उसका हाथ पकड़ा, चलो भगवती अस्पताल। उधर गांव में खबर पहुंच चुकी थी कि सूरज अभी तक घर नहीं लौटा। भाभो बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। मारो छोरो कठे रह गयो। किसी ने कहा, एक फ़ोन मिला है, शायद सूरज का। लेकिन सूरज कहाँ था, जिंदा या? और अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टरों की भागदौड़ जारी थी। एक नर्स ने धीरे से कहा, मिस्टर अरविंद कोठारी ऑपरेशन में है और उनकी पत्नी। वो वाक्य अधूरा रह गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली तूफान तो अभी बाकी है। भगवती अस्पताल के बाहर ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर वहीं जमा हो गया हो। एम्बुलेंस की तेज आवाज, स्ट्रेचर की चरमराहट, लोगों की चीखें, रोते बिलखते परिजन, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। संध्या और उसका भैया हांफते हुए अस्पताल के गेट पर पहुंचे। संध्या का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। उसकी आंखें भीड़ में बस एक ही चेहरा ढूंढ रही थीं, अपने पापा का चेहरा। भैया, पापा को कुछ नहीं होगा ना? उसकी आवाज कांप रही थी। भैया ने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन उसकी अपनी आंखों में भी डर साफ झलक रहा था। अंदर इमरजेंसी वार्ड के बाहर खून से सने कपड़े, बिखरे जूते चप्पल और रोते हुए लोग दिखाई दे रहे थे। एक कोने में एक छोटी बच्ची अपनी माँ को हिलाकर जगा रही थी। मम्मा उठो ना। वो मासूम आवाज संध्या के दिल को चीर गई। तभी वही आदमी जिसने फोन किया था सामने आया। आप संध्या? संध्या ने घबराकर सिर हिलाया। मैंने ही फोन किया था, आपके पिताजी को सड़क से उठाकर यहाँ लाया था, वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है। और मम्मा? संध्या की आवाज़ बहुत धीमी हो गई। उस आदमी ने नज़रें झुका लीं। आपकी मम्मी जब तक हम अस्पताल पहुँचे? नहीं, संध्या चीख पड़ी, ऐसा मत कहिए, वो ठीक होंगी। उन्होंने आज सुबह ही मुझसे कहा था कि एग्ज़ाम के बाद खीर बनाएंगी। भैया ने उसे पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे।
उसी वक्त एक नर्स तेजी से बाहर आई। मिस्टर अरविंद कोठारी के रिश्तेदार कौन है? भैया तुरंत आगे बढ़ा। जी हम हैं। उनकी हालत बहुत गंभीर है, सिर में गहरी चोट है और काफ़ी खून बह चुका है। हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। संध्या को लगा जैसे ज़मीन खिसक गई हो। कुछ देर पहले तक जो पेन उसके लिए उम्मीद का प्रतीक था, अब उसकी मुट्ठी में दबा कांप रहा था। उसे याद आया, सुबह पापा ने मुस्कुराते हुए कहा था, डरना मत, मैं हूं ना। लेकिन अब उधर गांव में भी हालात अच्छे नहीं थे। सूरज अभी तक घर नहीं लौटा था। पुलिस ने गोल प्याऊ चौराहे को पूरी तरह सील कर दिया था। कोई अंदर नहीं जा सकता था। भाभो रो रो कर बेहाल थी। मारो सूरज, आज तो उसकी हल्दी थी। भगवान, ऐसा कसाई क्यों बन गया? विक्रम और छोटू ने बहुत खोजा, लेकिन सूरज का कहीं पता नहीं चला। सिर्फ उसका फ़ोन मिला था जो सड़क किनारे गिरा हुआ था। शायद वो किसी घायल को अस्पताल ले गया होगा, विक्रम ने खुद को दिलासा दिया। उधर अस्पताल में हर मिनट भारी लग रहा था। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल रही थी। संध्या दीवार से टिक कर खड़ी थी। उसने हाथ जोड़ लिए। हे भगवान, मम्मा को ले लिया, अब पापा को मत लेना। तभी अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन मरीज की हालत अभी भी नाजुक है। उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा। अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल है। संध्या को लगा जैसे ज़मीन खिसक गई हो। कुछ देर पहले तक जो पेन उसके लिए उम्मीद का प्रतीक था, अब उसकी मुट्ठी में दबा कांप रहा था। उसे याद आया, सुबह पापा ने मुस्कुराते हुए कहा था, डरना मत, मैं हूं ना। लेकिन अब उधर गांव में भी हालात अच्छे नहीं थे। सूरज अभी तक घर नहीं लौटा था। पुलिस ने गोल प्याऊ चौराहे को पूरी तरह सील कर दिया था। कोई अंदर नहीं जा सकता था। भाभो रो रो कर बेहाल थी। मारो सूरज, आज तो उसकी हल्दी थी। भगवान, ऐसा कसाई क्यों बन गया? विक्रम और छोटू ने बहुत खोजा, लेकिन सूरज का कहीं पता नहीं चला। सिर्फ उसका फ़ोन मिला था जो सड़क किनारे गिरा हुआ था। शायद वो किसी घायल को अस्पताल ले गया होगा, विक्रम ने खुद को दिलासा दिया। उधर अस्पताल में हर मिनट भारी लग रहा था। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल रही थी। संध्या दीवार से टिक कर खड़ी थी। उसने हाथ जोड़ लिए। हे भगवान, मम्मा को ले लिया, अब पापा को मत लेना। तभी अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन मरीज की हालत अभी भी नाजुक है। उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा। अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल है। संध्या की सांस कुछ पल के लिए लौट आई। मतलब पापा जिंदा है? डॉक्टर ने धीमे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन खतरा टला नहीं है। उसी समय एक स्ट्रेचर तेजी से अंदर लाया गया। उस पर एक युवक था जिसके चेहरे पर खून और धूल जमी हुई थी। भाभो भी अस्पताल पहुंच चुकी थी। जैसे ही उसकी नज़र उस युवक पर पड़ी, वो चिल्ला उठी, सूरज! संध्या और भैया ने मुड़कर देखा। क्या सच में वो सूरज था? लेकिन चेहरा इतना जला और घायल था कि पहचानना मुश्किल था। नर्स ने सबको पीछे हटाया। कृपया रास्ता दीजिए। भाभो बेहोश होकर गिर पड़ी। अब एक तरफ आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ते पापा, दूसरी तरफ स्ट्रेचर पर पड़ा शायद सूरज, और बीच में खड़ी संध्या, जिसके सारे सपने एक ही दिन में बिखर चुके थे। क्या सूरज सच में जिंदा है? क्या पापा होश में आएंगे? और संध्या, क्या वो इस सदमे को सह पाएगी? तूफान अभी थमा नहीं था। असली सच तो अब सामने आने वाला था। अस्पताल की घड़ी की सुइयां जैसे रुक रुक कर चल रही थीं। हर सेकंड पहाड़ जैसा भारी लग रहा था। आईसीयू के बाहर संध्या बेंच पर बैठी थी, लेकिन उसका मन बार बार अंदर जा रहा था, उस कमरे में जहां उसके पापा मशीनों से जुड़े जिंदगी के लिए लड़ रहे थे। भैया चुपचाप आगे पीछे टहल रहे थे। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी, पर वे मजबूत बने रहने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी ओर इमरजेंसी वार्ड में जिस युवक को स्ट्रेचर पर लाया गया था, उसकी पहचान को लेकर सबके मन में तूफान चल रहा था। भाभो को होश आया तो उन्होंने सबसे पहला सवाल यही पूछा, मारो सूरज किथे है? उनकी आवाज़ टूट रही थी। नर्स ने धीरे से कहा, अभी पहचान पक्की नहीं है, चेहरा काफ़ी जला हुआ है, डॉक्टर जांच कर रहे हैं। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर अंदर जाकर देखा। वो कुछ सेकंड तक उस घायल युवक को घूरता रहा। दिल दहला देने वाला मंजर था। सिर पर पट्टियां, चेहरे पर जलन के निशान, शरीर पर खून के धब्बे। उसने धीरे से हाथ पकड़कर देखा। सूरज भैया, उसने फुसफुसाया। तभी युवक की उंगलियां हल्की सी हिलीं। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। डॉक्टर, डॉक्टर! वो चिल्लाया। डॉक्टर दौड़ते हुए आए। उन्होंने तुरंत मॉनिटर चेक किया। पल्स बहुत कमज़ोर है, लेकिन सांस चिल रही है। विक्रम की आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। मतलब ये जिंदा है? हाँ, लेकिन हालत गंभीर है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। उधर आईसीयू में अरविंद कोठारी, संध्या के पापा, ऑक्सीजन मास्क के नीचे बेहोश पड़े थे। मशीनों की बीप बीप की आवाज़ उस कमरे की खामोशी को चीर रही थी। अचानक उनकी उंगलियां हल्की सी हिलीं। पास खड़ी नर्स ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आंखों पर टॉर्च की रोशनी डाली। मिस्टर कोठारी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो पलक झपकाइए। धीरे धीरे उनकी पलकें कांपीं। बाहर खड़ी संध्या को खबर दी गई।
आपके पापा को थोड़ी देर के लिए होश आया था। संध्या के दिल में जैसे नई जान आ गई। मैं उनसे मिल सकती हूँ? अभी नहीं, लेकिन अगर हालत स्थिर रही तो कुछ मिनट के लिए मिलवा देंगे। संध्या ने हाथ जोड़ लिए। भगवान, बस एक बार पापा से बात करा दे। इसी बीच पुलिस भी अस्पताल पहुंच चुकी थी। इंस्पेक्टर ने भैया से सवाल किए, क्या आपके पिताजी गोलप्याव चौराहे पर मौजूद थे? जी, वो वहीं से सामान लेने गए थे। इंस्पेक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, हमें शक है कि धमाका टाइमर से किया गया था। भीड़ ज्यादा हो इसलिए बाजार का वक्त चुना गया। ये सुनकर संध्या का खून खौल उठा। किसी को क्या मिला ऐसा करके? इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। इंस्पेक्टर ने बस इतना कहा, हम दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। कुछ देर बाद डॉक्टर ने इशारा किया, संध्या, आप 2 मिनट के लिए आईसीयू में आ सकती हैं। उसके कदम कांप रहे थे। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर ठंडी हवा और दवाइयों की गंध फैली थी। पापा बिस्तर पर लेटे थे, चेहरे पर पट्टियां, हाथ में सुई लगी हुई। पापा, उसकी आवाज़ भर आ गई। अरविंद जी ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। उनकी नज़र संध्या पर पड़ी। उन्होंने हल्का सा हाथ उठाने की कोशिश की। संध्या तुरंत उनके पास गई और उनका हाथ थाम लिया। मैं यहाँ हूँ पापा, आप ठीक हो जाओगे। मैं एग्ज़ाम भी दूंगी, टॉप भी करूंगी। उनकी आंखों के कोने से एक आंसू निकल आया। उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, माँ। संध्या का दिल टूट गया। वो झूठ नहीं बोल पा रही थी। उसकी चुप्पी ही जवाब थी। अरविंद जी की सांसें तेज हो गईं। मशीन की बीप अचानक तेज बजने लगी। नर्स, संध्या घबरा गई। डॉक्टर अंदर दौड़े, प्लीज़ बाहर जाइए। दरवाज़ा बंद हो गया। संध्या बाहर खड़ी रो रही थी। भैया ने उसे गले लगा लिया। उधर इमरजेंसी वार्ड में भी हलचल मच गई थी। उस घायल युवक की हालत अचानक बिगड़ने लगी थी। डॉक्टर चिल्ला रहे थे, ब्लड प्रेशर गिर रहा है, जल्दी। बाबू हाथ जोड़कर रो रही थी, भगवान, एक ही छोरा है, उसे बचा ले। मॉनिटर की आवाज़ें तेज होती जा रही थीं। एक तरफ आईसीयू में जिंदगी की जंग, दूसरी तरफ इमरजेंसी में मौत से मुकाबला। क्या दोनों बच पाएंगे, या इस शहर का ये काला दिन 2 परिवारों से उनकी सबसे बड़ी खुशियां छीन लेगा? सांसें थमी हुई थीं और फैसला अगले कुछ पलों में होने वाला था। अस्पताल की गलियारे में उस समय सिर्फ 2 आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। एक मशीनों की लगातार बजती भीप और दूसरी रोते हुए अपनों की सिसकियां। संध्या दीवार से लगी खड़ी थी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। अंदर आईसीयू में डॉक्टर पापा को बचाने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ इमरजेंसी वार्ड में सूरज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। अचानक इमरजेंसी के दरवाजे खुले। डॉक्टर तेजी से बाहर निकले। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। भाबू उनके सामने आकर खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब, मेरा सूरज ठीक है ना? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन शरीर में बहुत ज़्यादा चोटें हैं। बम के छर्रे सीने और पेट में गहरे धंस गए थे। बहुत खून बह चुका है। हालत बेहद नाजुक है। अभी वेंटिलेटर पर रखा है। भाबू की आंखें उलट गईं। वो ज़मीन पर गिर पड़ी। विक्रम और छोटू ने उन्हें संभाला। उधर आईसीयू के अंदर भी हालात काबू में नहीं थे। अरविंद जी की धड़कनें कभी तेज हो रही थीं, कभी धीमी। डॉक्टर लगातार निर्देश दे रहे थे, इंजेक्शन दो, ऑक्सीजन लेवल चेक करो, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करो। संध्या बाहर खड़ी भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, एक ही दिन में सब मत छीनो। मम्मा को ले लिया, पापा को मत लेना। तभी आईसीयू का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आए। इस बार उनके चेहरे पर पहले से ज़्यादा थकान थी। मरीज को दोबारा कार्डियक अरेस्ट आया था, लेकिन हमने उन्हें वापस लाने में सफलता पाई है। अभी खतरा टला नहीं है। संध्या के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। मैं उन्हें फिर से देख सकती हूँ? अभी नहीं, उन्हें आराम की ज़रूरत है। उधर पुलिस इंस्पेक्टर फिर से अस्पताल पहुंचा। उसने बताया कि धमाके के पीछे एक आतंकी संगठन का हाथ होने का शक है। शहर के 5 ब्लास्ट एक साथ टाइम किए गए थे। मकसद ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करना था। ये सुनकर संध्या के मन में गुस्सा उमड़ पड़ा। जो लोग ये सब करते हैं, क्या उन्हें कभी अपने परिवार की याद नहीं आती? इंस्पेक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, हम उन्हें पकड़ेंगे, लेकिन अभी आपको अपने पापा के लिए मजबूत बनना होगा। इसी बीच इमरजेंसी वार्ड से एक नर्स दौड़ती हुई बाहर आई। सूरज के परिवार वाले? बाबू तुरंत उठकर खड़ी हो गई। मरीज को होश आ रहा है, लेकिन बहुत कमज़ोर है। अगर कुछ कहना हो तो अभी मिल लीजिए। बाबू की आंखों में आंसू भर आए। वो कांपते कदमों से अंदर गईं। सूरज की आंखें आधी खुली थीं, चेहरे पर पट्टियां बंधी थीं, सांसें मशीन की मदद से चल रही थीं। मारो छोरो, बाबू ने उसका हाथ थाम लिया। सूरज ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। होंठ सूखे हुए थे। उसने बहुत धीमे से कहा, माँ, शादी की तैयारी। बाबू फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ मत बोल बेटा, तू ठीक हो जा, बाकी सब हो जाएगा। सूरज की नज़र एक पल के लिए विक्रम पर पड़ी। उसने जैसे कुछ कहना चाहा, लेकिन आवाज़ गले में अटक गई। मॉनिटर की बीप अचानक अनियमित हो गई। डॉक्टर तुरंत अंदर आए। सब बाहर जाइए। दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। बाहर खड़े सब लोग सांस रोके इंतजार कर रहे थे। कुछ ही मिनटों बाद अंदर से लंबी बीप की आवाज़ आई। एक सीधी, खामोश कर देने वाली ध्वनि।
बाबू समझ गई। उनके मुंह से चीख निकल गई, सूरज। डॉक्टर बाहर आए, उनकी आंखें झुकी हुई थीं। हमें अफसोस है, हम उन्हें बचा नहीं पाए। पूरा गलियारा रोने की आवाज़ से गूंज उठा। संध्या ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल और भी कांप गया। उसने सोचा, अगर भगवान ने सूरज को नहीं बचाया तो क्या पापा? उसके कदम टकमका गए। उसी समय आईसीयू का दरवाज़ा फिर खुला। नर्स ने जल्दी से भैया को बुलाया। मरीज आपको बुला रहे हैं। भैया और संध्या अंदर गए। अरविंद जी ने मुश्किल से आंखें खोली। उनकी सांसें बहुत धीमी थीं। उन्होंने इशारे से संध्या को पास बुलाया। संध्या उनके करीब गई। उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, डरना मत, पढ़ाई मत छोड़ना, तुम मजबूत हो। संध्या रोते हुए बोली, पापा आप ठीक हो जाओगे, हम सब साथ रहेंगे। क्या सच में सब साथ रह पाएंगे? क्या ये आखिरी बातचीत थी? यहाँ भी किस्मत के पन्नों में एक और मोड़ बाटी था। अगले कुछ पल तय करने वाले थे कि इस परिवार की कहानी उम्मीद पर खत्म होगी या एक और बिछड़न पर। आईसीयू के अंदर मशीनों की धीमी बीप अब संध्या को डराने लगी थी। पापा का हाथ उसके हाथ में था, लेकिन वो पकड़ पहले जैसी मजबूत नहीं रही थी। अरविंद जी की सांसें उखड़ रही थीं। डॉक्टर लगातार मॉनिटर देख रहे थे। ब्लड प्रेशर फिर गिर रहा है, एक डॉक्टर ने कहा। संध्या का दिल जैसे रुक गया। उसने पापा का हाथ और कसकर पकड़ लिया। पापा, मैं यहां हूं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अरविंद जी ने बहुत कोशिश करके आंखें खोली। उनकी नज़र संध्या के चेहरे पर टिकी। होंठ कांपे, जैसे कुछ कहना चाहते हों। माँ का ध्यान, शब्द अधूरे रह गए। अचानक मॉनिटर की आवाज़ तेज हो गई। डॉक्टर ने तुरंत सीपीआर शुरू किया। क्लियर। एक झटका दिया गया। संध्या की आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। भैया ने उसे पकड़ लिया। दूसरा झटका, तीसरा झटका, फिर मॉनिटर पर एक सीधी लंबी लाइन। कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी। संध्या के कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, डरना मत, तुम मजबूत हो। उसकी दुनिया उसी पल बिखर गई। सुबह जिस पेन को पकड़कर वो सपने देख रही थी, वही पेन अब उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया। अस्पताल के बाहर एक ही दिन में 2 घरों की खुशियां उजड़ चुकी थीं। सूरज की शादी का मंडप सूना रह गया। हल्दी की थाली वैसे ही पड़ी रही। और संध्या का रिजल्ट, अब उसे किसी नंबर की परवाह नहीं थी। कुछ दिन बाद घर में शोक का माहौल था। रिश्तेदार आ जा रहे थे। हर कोई बस एक ही बात कह रहा था, हिम्मत रखो। लेकिन हिम्मत आती कहां से? रात को अपने कमरे में बैठी संध्या ने वही पेन फिर से उठाया। उसने उसे साफ किया, एस। अब वो सिर्फ उसका नाम नहीं था, अब वो स्ट्रेंथ था, शक्ति। उसे पापा की आखिरी बात याद आई, पढ़ाई मत छोड़ना। अगले दिन उसने फैसला कर लिया, वो एग्जाम देगी, वो रुकेगी नहीं। शहर में धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। पुलिस ने कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया। लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर उन मासूमों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने उस काले दिन अपनी जान गंवाई। संध्या भी भीड़ में खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा मजबूत था। भैया ने पूछा, तुम ठीक हो? संध्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब डर नहीं लगता, क्योंकि पापा ने कहा था मैं मजबूत हूं। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। संध्या ने पूरे पुष्कर शहर में टॉप किया। लोग बधाई देने आए। किसी ने कहा, तुमने अपने पापा का नाम रोशन कर दिया। संध्या आसमान की ओर देखने लगी। उसे लगा जैसे कहीं से पापा की आवाज आ रही हो, शाबाश बेटा। उसने उसी पेन से अपनी मार्कशीट पर साइन किया। आज भी जब वो उस दिन को याद करती है तो आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन साथ ही दिल में एक आग जलती है, कुछ बनने की, कुछ बदलने की। उसने ठान लिया था वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगी, ताकि किसी और संध्या को अपने पापा को यूं ना खोना पड़े। कहानी का अंत दुख में जरूर हुआ, लेकिन ये अंत नहीं था। ये एक नई शुरुआत थी, एक बेटी की जिसने अपने आंसुओं को ताकत बनाया, एक परिवार की जिसने बिखर कर भी जीना सीखा, और एक शहर की जिसने दर्द के बाद भी उम्मीद का दिया जलाए रखा। क्योंकि कभी कभी जिंदगी सबसे बड़ा इम्तिहान लेती है, लेकिन वही इम्तिहान हमें हमारी असली ताकत भी दिखा देता है।